नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि झारखंड के जन्म से पहले ही यहां नक्सलवाद फैला हुआ था। एक समय ऐसा था कि यहां के 24 में से 22 जिले पूरी तरह नक्सल प्रभावित हुए, जबकि 2 जिले आंशिक रूप से नक्सलियों के चंगुल में रहे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होने के बाद नक्सली हिंसा बिहार से झारखंड में स्थानांतरित जरूर हो गई। झारखंड खनिज और वन संपदा से समृद्ध है, जो नक्सली गतिविधियों में पैसे उगाही का सबसे बड़ा साधन था। झारखंड में नक्सलवाद के कई कारण रहे। नक्सलबाड़ी आंदोलन और किसान विद्रोह माओवाद का प्रतीक बना और इसने आंदोलन के लिए हथियारों और आतंक के इस्तेमाल का रास्ता अपनाया। और इसके अलावा आजादी के बाद से ही आदिवासियों को सरकार से बहुत कम मिला। विकास के लिए उनकी जमीन ली जाती रही, लेकिन विकास के सही अवसर नहीं मिले। गरीबी हो, आर्थिक असमानता की बात हो, भूमि सुधारों की धीमी प्रक्रिया हो और पर्याप्त ज्ञान और शिक्षा के अभाव ने नक्सलवाद को बल दे दिया। धीरे धीरे पुलिस ने अपनी कार्यशैली और नीतियों से नक्सलवाद की जड़ों को उखाड़ फेंका। यहां से 90% उग्रवाद खत्म होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन अब एक बार फिर उग्रवाद अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गए हैं और बच्चों को, युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उनके मंसूबे को रोकने में कोई कोर कसर नहीं होने देना चाहती है। आज के इस विशेष पेशकश में हम इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड में उग्रवाद की जड़ें हो चुकी है खोखली, क्योंकि पुलिस ने अब इन्हें उग्रवाद को फेंकने की कसम खा रखी है। एक बार फिर से पैर फैलाने की तैयारी में उग्रवाद हैं, लेकिन इन पर नकेल कसता जा रहा है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप पहले रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें काफी गहरी रही है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस के सख्त रवैये ने नक्सलवाद को खोखला कर दिया है। एक समय था जब राज्य में नक्सलियों और उग्रवादियों ने लगभग सभी जिलों में कब्जा जमा रखा था। आए दिन नक्सली और उग्रवादी घटनाओं की सूचना आती रहती थी, लेकिन अब ये कुछ ही इलाकों में सिमट कर रह गया है। पुलिस के आत्मसमर्पण नीति और उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ने उनकी कमर को तोड़ कर रख दिया है। लेकिन एक बार फिर उग्रवादी संगठन PLFI अपने संगठन के विस्तार में जुट गया है। सिमडेगा के सुदूरवर्ती इलाकों में युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। ये लोग बेरोजगार युवाओं को या तो पैसे का लालच देकर अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इन्हें डरा धमकाकर अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मिलते ही पुलिस सतर्क हो गई है। सुदूर इलाकों में पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों के साथ वैसे लोगों से भी पुलिस लगातार संपर्क में है, जो आत्मसमर्पण का मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। PLFI निश्चित रूप से पूर्व में इस जिले में काफी सक्रिय रहा है और यह आवश्यक है कि हम लोग PLFI को पुनः यहाँ पनपने ना दें। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी लगातार प्रयास किया हुआ है। एक तो जितने ये पुराने PLFI के उग्रवादी हैं उन पर लगातार हमारी नज़र है, हम लोग लगातार उनको सत्यापन उनका कर रहे हैं और उनसे लगातार हम संपर्क में भी हैं, ताकि आसूचना संकलन जो है वह किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न थानों में SAT के बल भी प्रतिनियुक्त हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर अभियान कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अगर किसी तरह की सूचना मिलती है तो सूचना के आधार पर हम लोग उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सिमडेगा जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां बहुत गरीबी है। जलडेगा, बानो और ओडगा जैसे इलाकों में युवाओं को टारगेट करना ज्यादा आसान है। पुलिस युवाओं को उग्रवादियों से दूर रहने की अपील करती है। जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उग्रवादी बनने पर या तो सरेंडर करना होगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए युवा पढ़ लिख कर समाज की सेवा करें। जहाँ तक युवाओं का सवाल है तो मैं यही कहूँगा, पहली बात कि
जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, चाहे विभिन्न सरकार की योजनाएं हैं, नरेगा है, इन सभी कुछ ना कुछ आपको काम मिल रहा है, आप उसका प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त सरकार ने कई सारी योजनाएं भी जारी की हुई हैं, उसका आप लोग लाभ लें। जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी को लेकर के कई सारे कौशल विकास की योजनाएं हैं, उनका आप लाभ लें। लेकिन उग्रवाद की अगर क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में कई जिलों में और हमारी पुलिस के द्वारा, हमारे सीआरपीएफ की कंपनीज के द्वारा कई उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया है। और यदि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है तो उसमें जो रक्षात्मक तरीके से जो कार्रवाई की गई, उसमें कई उग्रवादियों को जान भी गंवानी पड़ी है। तो अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से पुलिस जो है सभी तरह की कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। सिमडेगा की पुलिस आम लोगों से अपील कर रही है कि उग्रवाद का साथ न दें और अगर उग्रवादियों से संबंधित कोई भी सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। मेरी अपील होगी सिमडेगा की जनता से कि पूर्व में आपने देखा है कि उग्रवाद जब यह जिला प्रभावित था तो किस तरह से विकास का काम, आपका जो रोजमर्रा का काम प्रभावित होता था। तो कभी भी उग्रवाद का साथ न दें, पुलिस का साथ दें। अगर आप खुले रूप से सामने आ सकते हैं, खुले रूप से आए। अगर आपको खुले रूप से आने में समस्या है, गुप्त रूप से अगर कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप गुप्त रूप से सूचना दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आपकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी और हम लोग जो भी वैसे लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई। झारखंड 24 साल का हो चुका है, लेकिन यहाँ विकास की रफ्तार काफी धीमी रही है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ विकास की रोशनी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इसकी एक बड़ी वजह विकास कार्यों में उग्रवाद और नक्सलवाद का बाधक बनना है। ऐसे में उग्रवादियों को पनपने से रोकने की दिशा में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि समाज को भी आगे आना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष भारती की रिपोर्ट। तो आपने हमारे इस रिपोर्ट के जरिए ये जरूर समझा कि सिमडेगा में एसपी ने लोगों से जरूर अपील की है कि आप नक्सलवाद से जुड़े वैसे लोगों के बातों में ना आए और सरकार से आप मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और वहां कई सारी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, आप उनका सहयोग लें और आगे बढ़ें। चलिए आज के इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सिमडेगा से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस हैं राजीव रंजन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और नक्सल मामलों के एक्सपर्ट सुशांतु मुखर्जी भी हमारे साथ आज के इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आशा है कि आज के इस चर्चा में एक मैसेज हम अपने दर्शकों तक जरूर दे पाएंगे, क्योंकि झारखंड की जनता को जागरूक करना, उनके भीतर जो एक डर है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद जो क्षेत्र है वहां उनके डर को दूर करना हमारा ये मकसद आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए। सबसे पहले मैं रिटायर्ड आईपीएस राजीव रंजन सर से ही एक सवाल लेना चाहूंगी। राजीव जी, क्योंकि देखिए आपने सिमडेगा में बतौर एसपी भी काम किया, वहां की स्थिति आप बखूबी समझ पाए होंगे। पहले नक्सलवाद की स्थिति क्या कुछ थी और अब की यहाँ पर क्या कुछ स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, और कितना कह सकते हैं कि मुश्किल होता है लोगों को समझाना या कितना आसान उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ना। लॉन्गेस्ट सर्विंग एसपी के रूप में मैंने 3 साल से ज्यादा समय तक काम किया है जी। रांची डिवीजन का सिमडेगा एक वन ऑफ द सबसे पिछड़ा हुआ जिलों में आता है जी। मैं वहां 2014 से 2017 तक एसपी था। आवाज क्लियर हो रही है? जी जी जी। तो उस दौरान पीएलएफआई, एक पहाड़ी चीता और माओइस्ट तीनों सिमडेगा में थे और तीनों पिक पे थे। हम लोगों ने पब्लिक वहां पर, उस जमाने में लोग एफआईआर करने से भी डरते थे। उग्रवादी घटनाओं का एफआईआर तभी होता था जब कोई मारा जाता था या कहीं बम ब्लास्ट होता था। काफी मेहनत करके पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप था वो लगभग 3.5 साल के मैंने टेन्योर में कम करते हुए काफी हद तक
हम लोगों ने उस समय उग्रवाद पर नियंत्रण पाया। पीएलएफआई जैसे पहाड़ी चीता का लगभग उन्मूलन हो चुका था, लगभग पहाड़ी चीता समाप्त हुआ। माओइस्ट के भी जो भी दस्ता थे वो सब सरेंडर किए और पीएलएफआई से भी कई सेट्स में मुठभेड़ हुए, कितने लोग सरेंडर किए, कितने लोग मारे गए। तो पीएलएफआई का सिमडेगा में जो बेसिक सबसे ज्यादा जो उनका एरिया है वो जलडेगा है, ओरगा है, बानो है और महाबुआंग है। महाबुआंग जो खूंटी से मिलता हुआ है और साथ ही हम लोग चाईबासा का जो मनोहरपुर है वो हम लोगों का बानो से मिलता हुआ एरिया है। तो ये सारे एरिया का समेकित प्लान बनाते हुए हम लोगों ने काम किया था। तो अभी जैसा कि आपके द्वारा हमको जानकारी मिली कि फिर से पीएलएफआई वहां पर अपना सर उठा रहा है, तो मैं वर्तमान पुलिस अधीक्षक से यही कहूंगा कि जो पूर्व में सरेंडर किए हैं या पूर्व में जो नक्सल परिवार मारे गए हैं और सरेंडर किए हैं, उनकी वर्तमान क्या स्थिति है पुलिस जरूर पता लगाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो सरेंडर्ड नक्सली हैं वो अभी वर्तमान में क्या उनकी हालत है, क्या सरेंडर पॉलिसी की सारी राशि मिल गई उनको कि नहीं मिली, क्या सरेंडर पॉलिसी से वो खुश हैं और पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। यह बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों से संपर्क करें, यह पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सर्वे करना चाहिए कि कितने यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और पढ़े लिखे हैं। उस समय हम लोग ड्राइव चलाते थे कि उनका कौशल विकास केंद्र से उनको जोड़ा जाए और अभी भी पंडित दीनदयाल जी का कौशल विकास केंद्र चल रहा है, पैन इंडिया का है, तो उनसे उनको अटैच करने की जरूरत है ताकि यूथ उग्रवाद की तरफ नहीं जाएं। यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल कि राजीव, पुलिस और इसी से जुड़ा ग्रामीण एक और के बीच सवाल में आपके जो लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से यूथ का जिक्र किया है, युवाओं का जिक्र किया है, सिमडेगा की एक रिपोर्ट हमने शुरुआत में अपने दर्शकों को दिखाई कि वहां वापस से पीएलएफआई के जो उग्रवाद है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, पांव पसारते हुए नजर आ पा रहे हैं और इस बार युवाओं को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। क्या लगता है युवाओं को टारगेट करने का क्या कारण हो सकता है? क्या आसान है युवाओं को टारगेट करना ऐसे मामलों को लेकर? पहले भी दिनेश गोप जो पीएलएफआई के सुप्रीमो थे वो युवाओं को ही टारगेट करते थे, क्योंकि युवा बेरोजगार है, बड़ा इजी है उनको प्रलोभन दे करके मंथली पेमेंट करके उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो हमको दिनेश गोप की भी एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा जो भी वर्तमान में जेल में बंद हैं, कि कहीं वो जेल से अपना गिरोह तो नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को जिला प्रशासन को मुखिया लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व नहीं करेंगे सॉरी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जनप्रतिनिधि मतलब जो हमारे माननीय विधायकगण हैं, उससे नीचे के जो फंक्शनरी हैं, मुखिया हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, इनकी मीटिंग एसपी के साथ जरूर होनी चाहिए उग्रवाद के बिंदु पर, और उनके दिमाग में यह डालना होगा कि अगर क्षेत्र अशांत होगा तो सबसे ज्यादा उन्हीं को परेशानी होगी, क्योंकि सिमडेगा का यह रिकॉर्ड रहा है कि जनप्रतिनिधि जो वहां पुराने थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका उग्रवादियों के साथ साठगांठ था, उग्रवादी का यूज करके वो हत्या भी करवाए थे, जिसमें उनको सजा भी हुई, जेल भी गए। तो जनप्रतिनिधि के लिए बहुत जरूरी है कि फिर से वहां उग्रवाद नहीं पनपे। बिल्कुल राजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलिस प्रशासन को एक्सपर्ट हमारे साथ सुशांतु मुखर्जी जी भी हैं, उनसे भी एक सवाल जरूर लेना चाहूंगे। आप सुन रहे होंगे सुशांतु जी, मेरी राजीव जी से जब बातचीत हो रही है विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं कि नक्सलवाद का गढ़ कहाँ है। हालांकि देखिए पहले ये जरूर कहा जाता था कि 24 में से 22 ऐसे जिले थे यहाँ पर जो नक्सलवाद के गढ़ थे, लेकिन अब सफाया तो हो रहा है, लेकिन वापस से ये पैर ना फैलाए, वापस से इनकी स्थिति में सुधार ना हो, इसको लेकर कई सारी योजनाएं तो सरकार चला रही है, लेकिन इनका रोकथाम कैसे होगा? आके इस पर जिस तरह से जो नक्सलवाद से पहले जुड़े थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया, उन्हें वापस उस धारा से ना जोड़ा जाए, इसे लेकर क्या कुछ स्थिति जो है वो झारखंड विशेष में फिलहाल है?
जी, आपको पहले बता दें कि हमारे जो झारखंड की जो सरेंडर पॉलिसी पर ही क्वेश्चन है। आप देखे होंगे हमारे यहाँ 14 में 13-14 के अंदर आपको यहाँ पर 514 रांची में पुराने जेल में 514 सरेंडर पॉलिसी के आधार पर नक्सल बना के उसको सरेंडर करा के नौकरी देने का काम सरकारी तंत्र कर रहे थे। उस पर सीबीआई जांच हुई, एक सरकार बदले, सीबीआई जांच हटा लिए और मुक्त हो गए। जो मुक्त हो गए वो कौन थे? जो हमारे नौजवानों से 2-2 लाख रुपया लेके 1.5 लाख रुपया देके चलो तुम कुछ दिन के लिए जेल में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा तो तुमको नौकरी मिल जाएगा। ये हमारी सरेंडर पॉलिसी झारखंड की, इसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है, अभी राजीव रंजन जी जो कह रहे थे एकदम सही बात। देखिए हमारे यहाँ पर जो गांव के अंदर अगर आप देखेंगे छोटे छोटे जो केस है, मतलब जमीन से रिलेटेड छोटा मोटा जो केस है, उस केस को थाने ने इस तरह से उसको दौड़ाते हैं, उसको आने नहीं देते नजदीक, उनसे सुनते नहीं हैं। सारे जमीन के मामले में हमें लगता है कि इनको नक्सल जंगल में जाके खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिकॉर्ड निकाल ले 1 साल की, कितने छोटे छोटे जमीन के मामले में कितने लोग उग्र हुए, कितने लड़े, उस पे कौन कौन गए, चाहे कोई भी संगठन हो उसके साथ, ये देखने की जरूरत है। ये सरकार ध्यान देने की जरूरत है। हमें लगता है कि एसएसपी हो, एसपी हो, डीजीपी हो, सबको ध्यान देने की जरूरत है। हमारे थाना के अंदर कोई भी जमीन के मामले में बिचौलिया मतलब बीच की बात नहीं होगी, सीधा उसे कोर्ट भेजे, यह आदेश है। लेकिन आप चले जाए हर जगह, अब ऐसे भी वहां पर है कि मतलब न्यायालय ने उन्हें मान लिया कि वो नक्सली नहीं है, उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे, लेकिन चुन चुन के एफआईआर करा दिए जाते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। तो सुशांतो जी, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैसे नक्सलवाद या वैसे उग्रवाद जिन्हें बाहरी समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी राजीव रंजन जी भी इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे थे, वही वो वैसे क्षेत्र जहां पर्याप्त ज्ञान ना हो या फिर हम कह सकते हैं कि वहां जागरूकता ना हो, वैसे स्थानों को, वैसे क्षेत्रों को ये आसानी से अपना निशाना बनाते हैं, वहां पर जाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश इनकी तरफ से होती है। ना, देखिए आप जो उग्रवाद जो है, जो उग्रवादी जिसे आप कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो दूसरे जगह से आए हैं, फॉरेन की है, वहां के खतियानी लड़का है, जिनके हाथ में खतियान है, वो उग्रवाद क्यों बन गए? रोजगार नहीं है। और एक चीज है, जैसे जो सरेंडर कर गए, उस जैसे सरेंडर किए उसको माला वाला पहना के उसको अंदर डाल दिए, उनका परिवार का क्या हो रहा? उस परिवार के मदद के लिए फिर वो नक्सल आते हैं, सरेंडर करने के बाद भी उसे कुछ कुछ किए जाते हैं उसके साथ, लेकिन उसको क्या सरकार देखती है? छोड़ देते हैं। 4 साल 5 साल 6 साल उसके पास जाते ही नहीं है कोई। पॉलिसी के आधार पर जो पैसा मिला, पैसा मिला, वो पैसा मिलने में भी बहुत तकलीफ है। ये जो होते हैं, एक अगर नक्सल सरेंडर करते हैं तो पीछे से जो लोग आने वाले हैं, जो आना चाहते हैं कि हम सरेंडर करेंगे, वो सरेंडर तब करेंगे जब ये सरेंडर पॉलिसी के आधार पर उस परिवार को सख्त से सख्त मतलब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और उनको सुरक्षा मुहैया कराने के काम करेंगे। यही सवाल मैं रिटायर्ड आईपीएस राजीव सर से भी लेना चाहूंगी। सर, आपने सुना ये जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही है, आत्मसमर्पण नीति का जिक्र होता है, उनके परिवार को जो सुविधाएं देनी होती है, जो राशि मिलनी होती है, लगता है कि जब आत्मसमर्पण लोग करते हैं और उसके बाद वो जो स्थिति नियंत्रण होनी थी वो नहीं हो पाती है, शायद यही कारण है कि वापस से वो उस धारा में जुड़ जाते हैं। जी के बातों से सहमत हूं, क्योंकि एक एसपी अगर बहुत काम करके लोगों को सरेंडर कराता है, उस एसपी का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो जो नए एसपी आते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसको फॉलो करें। बिल्कुल, हाँ। कि जो सरेंडर किए हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनके परिवार की क्या हालचाल है। क्योंकि पुलिस पर जब तक ग्रामीणों का ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि ये प्रशासन जो है ये मेरे लिए है, क्योंकि पुलिस क्या है, पुलिस सरकार का एक विजिबल अंग है, जिसे नक्सल देखते हैं कि हमको रोकने वाला यही एक पुलिस है। तो बल्कि आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का वो विजिबल राइट हैंड है, जो कि नक्सल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
तो हम गवर्नमेंट का मैसेज लेके जाते हैं ग्रामीणों के पास। तो बहुत जरूरी है कि ग्रामीण और पुलिस के बीच का जो ट्रस्ट है वो कंटिन्यूड रहे, वो टूटने नहीं पाए, यह बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारा थाने की फंक्शनिंग ठीक होना बहुत जरूरी है। थाने प्रभारी की बिल्कुल ग्रामीणों के बीच में अच्छी छवि होनी चाहिए और नक्सल के परिवारों को उनसे संपर्क करना चाहिए। क्योंकि मैं याद है कि 2000 वहां के जो आपके संवाददाता होंगे बताएंगे, 2016 में मैंने एक वहां बहुत बड़ा कॉन्क्लेव कराया था कि नक्सल से क्या खोया क्या पाया जी। इसमें सारे नक्सल के परिवारों को बुलाए थे, जो नक्सली में मारे गए हैं हिंसा उनके विधवा लोगों को बुलाए थे, सारे जनप्रतिनिधि को बुलाए थे। ये बहुत बड़ा एक कॉन्क्लेव हुआ था और उसका इंपैक्ट ये पड़ा था कि उसके बाद 16 नक्सली सरेंडर किए थे। लोगों को लगा था कि नक्सल में जाना गलत है, इससे हमें कुछ मिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की हत्याएं हुई, किसी को कुछ नहीं मिला। आज सोचिए ना, लगभग 1967 से नक्सली हैं, 1967 लगभग अगर आप सोचें तो 57 ईयर हो गया नक्सल का जी। किसको क्या मिला, नक्सल से किसको क्या मिला? सिर्फ हत्या के अलावे और अगर किसी को कुछ मिला हो, कोई अमीर हो गया हो, किसी को रोजगार मिल गया हो, किसी क्षेत्र का विकास हो गया हो, तब मैं मान लूंगा कि हाँ नक्सली आए तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया। इसीलिए यूथ में यह मैसेज जाने की जरूरत है और यह मैसेज हमारे पुलिस के ही जवान पहुंचाएंगे, थाना ही पहुंचाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव जी, क्योंकि जिस तरह से आपने एक बड़ी बात कही है कि वैसे क्षेत्रों में शांति बहाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस प्रशासन की, और वहां ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों के बीच अपना विश्वास स्थापित करना बहुत जरूरी है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। सिमडेगा से हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए जिस तरह से वापस से पीएलएफआई अपना विस्तार करने में जुटा हुआ है, एसपी लगातार वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी सूचना मिल रही है आप पुलिस प्रशासन को बताइए, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, लेकिन युवाओं को विशेष तौर पर वहां पर टारगेट किया जा रहा है। आशीष। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ये सिमडेगा के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व में भी जब यहाँ माओवाद और उग्रवाद चरम पर था उस वक्त भी युवाओं से संपर्क की जाती थी। अभी पूर्व राजू रंजन जी जो जुड़े हुए हमारे साथ, वो यहाँ एसपी रह चुके हैं और उनके समय में यहाँ पर उग्रवाद का लगभग सफाया कर दिया गया और उसके बाद से लगातार पुलिस दबिश रही। धीरे धीरे सभी कुछ सामान्य हो गया, विकास की एक गति तेज हो गई, लेकिन अब फिर से एक बार इस क्षेत्र में उग्रवाद अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। लगातार सिमडेगा के सुदूर इलाके हैं, बानो है, जलडेगा है, बुलबा है, इन क्षेत्रों में युवाओं से संपर्क कर उन्हें अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। सुष्मिता, देखिए इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो यहाँ है, यहाँ बेरोजगारी चरम पर है। सिमडेगा काफी गरीब क्षेत्र है और यहाँ पर रोजगार के कोई भी साधन नहीं है। तो इस क्षेत्र में अगर सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, किसी तरह के फैक्ट्री और अन्य चीज यहाँ खुले जिससे जहां जाकर युवा रोजगार प्राप्त कर सकते, तो निश्चित रूप से युवा इस तरह मुख्य धारा से भटकने से बच भी सकते हैं। बिल्कुल आशीष, अगर इस तरह के मामलों से युवाओं को अगर दूर रखना है तो सबसे बड़ी कड़ी है रोजगार। सुशांतो मुखर्जी जी, क्या कुछ जाते जाते कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो युवा जिनसे ये नक्सलवाद माओवाद संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार उन्हें मिले लेकिन मजबूरी कह सकते हैं कि वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये सबके लिए बात है कि सरकार के लिए भी जो सरेंडर पॉलिसी है, सरेंडर करने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं उस पैसे को अगर डिटेक्ट हो जाते कि इस घर से नक्सल है, उस घर को डेवलप करे, उस घर के किसी एक को रोजगार दे दे। देखिए कैसे नक्सल हटते। लेकिन यहाँ क्या है, सेंट्रल की पैसा है, आएंगे नक्सल के नाम पर पैसे बहा दिए जाएंगे, लेकिन जिनके पास जाना है वहां नहीं। पहले यहाँ फुटबॉल मैच होते थे, क्रिकेट मैच होते थे, सारा कुछ होते थे, हॉकी होते थे, जिस क्षेत्र की बात कर रहे, लेकिन वहां पर क्यों नहीं हो रहे?
सरकार को नक्सल जो सरेंडर पॉलिसी है इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और नौजवान को निश्चित तौर पर उस पॉलिसी को सरकार ने क्या क्या पॉलिसी दे रहे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उससे अपनी रोजगार लेकर है और एजुकेशन और हेल्थ पर सरकार को बहुत अच्छी से काम करना है। तब हमें लगता है कि ये राज्य जो फिर से पनप रही है हटेंगे। बहुत बड़ी बात कही है सुशांत जी आपने। राजीव जी क्या कुछ कहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों को इस विषय को लेकर, और क्योंकि आपने एक बड़ा समय दिया है, अपना बड़ा योगदान दिया है इस क्षेत्र में, आपने कई मामले देखे होंगे, आगे ऐसे मामले ना आए, अपने पुलिस पदाधिकारियों को, सरकार को, आम जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, सभी शांतनु जी ने भी जो बातें कही, मैं जब सिमडेगा में एसपी था तो मैं अक्सरहा डीसी के साथ बात करता था कि सिमडेगा के क्षेत्रों में टमाटर की खेती बहुत अच्छी होती है और धान की खेती अच्छी होती है, तो हम लोग टमाटर का वहां पे स्क्वैश का फैक्ट्री लगवा सकते हैं। वहां पर धान की खेती जो होती है तो राइस मिल लगाया जा सकता है। कुडेग जो एरिया है वो राइस बॉल कहा जाता है, तो बानों के क्षेत्र में भी आप वहां के हिसाब से कर सकते हैं। टूरिज्म आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे मेरा रामरेखा धाम है, सिमडेगा का जो रामरेखा धाम है इसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, जो टूरिस्ट प्लेस बनने के चलते वहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये एक बॉर्डरिंग एरिया है ना, आपको राउरकेला से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से, तो बहुत जरूरी है कि टूरिज्म पर फोकस करे सरकार को टूरिज्म पे फोकस करना होगा। हाल ही में मैं विधानसभा में कल्पना सोरेन मैडम का वक्तव्य सुन रहा था, वो टूरिज्म पे बात कर रही थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे झारखंड में टूरिज्म का बहुत स्कोप है और हमें अपने युवाओं को रिटेन करना है, नक्सल से बाहर निकालना है, तो हम पूरे झारखंड में टूरिज्म पर बात करें और टूरिज्म को कैसे डेवलप करें। और जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहां भी जो टूरिस्ट प्लेस है उस टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करके रोजगार से उसको अटैच किया जाए, ये बहुत जरूरी है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। रोजगार तो बाकी जो पुलिस है जी, संसाधन बहुत है हमारे पास और इन संसाधनों का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। और इन जिम्मेदारियों के साथ शायद अब जो कह सकते हैं कुछ जगहों पर नक्सलवाद के पैर है वो हटते हुए पीछे नजर आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड IPS राजीव रंजन सिंह सर थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त न्यूज 11 भारत के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ नक्सल मामलों में एक्सपर्ट सुशांत मुखर्जी जी थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सिमडेगा से संवाददाता आशीष जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा कर पाई है कि सिमडेगा विशेष तौर पर अगर हम बात करें और इसके साथ ही अन्य वैसे जिले जो नक्सलवाद उग्रवाद क्षेत्र प्रभावित रहे हैं और वहां वापस से ऐसे मामले सामने ना आए, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ किए जाने चाहिए, ये आज इस खास कार्यक्रम के जरिए हमने सुझाव जरूर दिए हैं। लेकिन एक मैसेज है वैसे युवाओं के लिए, वैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कि आप इस ओर बिल्कुल ध्यान ना दें। सरकार कई योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं का सहारा लें और आगे बढ़ें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।